स्वागत है आप सभी नीट पावर बूस्टर सीरीज में। यह है आपका कक्षा 11 का अध्याय 5 पुष्पी पौधों की आकार की। यहाँ पर एनसीईआरटी के 100% लाइन से बने हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपका क्विक रिवीजन कराया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने कक्षा 11 का अध्याय 5 एनसीईआरटी से पूरे अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय का पहला क्वेश्चन है, द्वितीयक व तृतीयक मूल किसमें पाई जाती है, यानी सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट किसमें पाया जाता है। मूसला मूल तंत्र में, झकड़ा मूल तंत्र में, अपस्थानिक मूल तंत्र में या उपरोक्त सभी में। अगर मैं बात करूं कि मूल का निर्माण किससे होता है, तो मूल का निर्माण होता है मूलांकुर से, भ्रूण के मूलांकुर से, और भ्रूण के प्रांकुर से निर्मित होता है उसका तना। मूल कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मूसला जड़ जिसे टैप रूट सिस्टम कहते हैं, और दूसरा होता है झकड़ा तंत्र जिसे फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं, और तीसरा होता है अपस्थानिक जड़ यानी एडवेंटिशियस रूट। जो मूसला जड़ होती हैं उसमें प्राथमिक मूल पाई जाती है। प्राथमिक मूल से निकलता है द्वितीयक मूल, द्वितीयक से निकलता है तृतीयक मूल, है ना। ये पाया जाता है सरसों में। झकड़ा मूल की बात करें तो झकड़ा मूल में जो प्राथमिक मूल होता है, प्राथमिक मूल वो अल्पायु होता है, यानी कुछ ही समय बाद वो नष्ट हो जाता है। इसके बाद तने के आधार से, ध्यान रखना, तने के आधार से कई सारी जड़ें निकलती हैं जिन्हें हम झकड़ा जड़ कहते हैं, जैसे गन्ना, मक्का, या कह सकते हैं मुख्य रूप से एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, एक बीजपत्री पौधों में। अपस्थानिक जड़ की बात करें तो अभी आपने पढ़ा है कि मूल का निर्माण किससे होता है, मूलांकुर से। मूलांकुर के अतिरिक्त यानी मूलांकुर को छोड़कर भ्रूण के किसी अन्य भाग से अगर जड़ बनता है तो उसे हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं, यानी मूलांकुर के अतिरिक्त अन्य किसी भाग से, अन्य किसी भाग से अगर जड़ निकलता है तो उसे हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है घास व बरगद। तो यहां पर द्वितीयक और तृतीयक मूल किसमें पाई जाएंगी, तो द्वितीयक तृतीयक मूल किसमें पाई जाती है, मूसला जड़ तंत्र में, यानी हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। चलिए इसको याद कर लीजिए, अभी आगे बहुत काम देगा। नेक्स्ट, मूसला मूल तंत्र किसमें उपस्थित होता है, तो अभी बताए थे मूसला मूल तंत्र सरसों में पाया जाता है। झकड़ा मूल तंत्र एक बीजपत्री पौधों में जैसे गेहूं, मक्का में पाया जाता है। अपस्थानिक जड़ का उदाहरण घास और बरगद बताया था। तो मूसला मूल तंत्र किसमें पाया जाता है, सरसों में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, झकड़ा मूल तंत्र किसमें पाया जाता है, गन्ना और मक्का एक बीजपत्री पौधों में, ठीक है, गेहूं, मक्का, ऑप्शन ए और बी यानी डी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गन्ने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ को क्या कहते हैं। देखो गन्ने के कह रहे हैं तने के आधार से, तो तने के आधार से अभी बताए थे झकड़ा मूल तंत्र में जो प्राथमिक मूल होती है वो अल्पायु होती है, उसके स्थान पर तने के आधार से बहुत सारी जड़ें उत्पन्न होने लगती है। ऐसे तन को हम झकड़ा जड़ कहते हैं, ऑप्शन ए। प्राथमिक जड़ मूसला में पाया जाता है। अवस्तंभ जड़, अवस्तंभ जड़ जड़ों का कुछ हम देखेंगे प्रवर्धन है, जैसे अवस्तंभ को कहते हैं स्टिल्ट रूट। तो स्टिल्ट रूट जो होता है वो तने के निचली गांठ से उत्पन्न होता है, निचले गांठ से उत्पन्न होता है। ये भी पाया जाता है आपका गन्ना, मक्का में। इसी की तरीके से एक और होता है प्रॉप रूट, जिसे स्तंभ रूट कहते हैं। ये अवस्तंभ है, ये स्तंभ है। ये पाया जाता है बरगद में। आपने देखा होगा बरगद में बहुत सारे लटकते हुए जड़ पाई जाती हैं, तो वो प्रॉप रूट होती हैं, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के अन्य किसी भाग से उत्पन्न होने वाली जड़ को क्या कहते हैं। मूलांकुर को छोड़कर पौधे के किसी भी अन्य भाग से अगर जड़ पैदा होता है तो उसे हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, जिसका उदाहरण क्या है, घास और बरगद। नेक्स्ट, जड़ें अपस्थानिक होती हैं जब वह मूलांकुर को छोड़कर अन्य किसी भाग से उत्पन्न हो। पहला कह रहे हैं फूली हुई हो, गलत।
दलदली स्थानों में उगती हैं, गलत। दलदली स्थानों में उगने वाली जो जड़ है उसे श्वसन मूल कहते हैं, इंग्लिश में से कहते हैं न्यूमैटोफोर, जो उत्पन्न होता है राइजोफोरा नामक पौधे में, जो दलदली लवड़ीय दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। कह रहे प्रांकुर से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। मूलांकुर को छोड़कर प्रांकुर से जो निकले ऐसे जड़ को हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। नेक्स्ट, एक बीजपत्री पौधों में किसकी उपस्थिति उसका लाक्षणिक गुण है, बताइए। एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण आपने क्या देखा था, गेहूं, मक्का, ये सब क्या है, एक बीजपत्री है, जिनमें कौन सा जड़ पाया जाता है, झकड़ा जड़। झकड़ा जड़ यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको पता है कि झकड़े जड़ को रेशेदार जड़ या फाइब्रस रूट कहते हैं। फाइबर का मतलब क्या होता है, रेशा होता है ना, तो यहां से आप लगा सकते हो फाइब्रस रूट, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पौधों में पाए जाने वाले निमोटोफोर पाए जाते हैं। निमोटोफोर किसे कहते हैं, श्वसन मूल को अभी बताया था, किसमें पाया जाता है, राइजोफोरा में पाया जाता है। देख लीजिए ऑप्शन, बलुई मृदा में नहीं, लवणीय दलदली मृदा में, ये ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन दलदली मृदा भी दिया गया है, लेकिन हम लवणीय दलदली मृदा लगाएंगे। आपको मैं बता दूं कि जो हमारा भारत का ये जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, ये एरिया ये है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का जो तट है वो समुद्र से मिला हुआ है, और समुद्र का पानी क्या होता है, लवणीय होता है। तो इसका जो किनारा क्षेत्र है पूरा दलदल से भरा पड़ा है, सुंदरबन जिसे कहते हैं, जहां पर बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइजोफोरा नामक पौधा पाया जाता है, जिसकी जो जड़ें होती हैं जमीन से ऊपर निकाल आती हैं, ऐसे डंडी के समान, चलना दुश्वार हो जाएगा इस जमीन पे। इसे कहते हैं श्वसन मूल। ये ऑक्सीजन कैप्चर करने के लिए सतह से बाहर निकल आते हैं, ठीक है। तो ये लवणीय दलदली मृदा लगाएंगे। नेक्स्ट, निमोटोफोर किस में पाए जाते हैं, अभी बताए थे। श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं, राइजोफोरा में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सही कथन का चयन करिए। दीर्घीकरण के क्षेत्र में कुछ एपिडर्मल कोशिकाएं मूल रोमों के लिए होती हैं, नहीं, मूल रोम इसमें नहीं पाया जाता। अगर हम बात करें जड़ के क्षेत्र की, तो इसको भी याद रख लीजिए। जड़ का क्षेत्र, अगर हम मूल शीर्ष से बात करें, मूल शीर्ष से बात करें, तो सबसे पहले पाया जाता है मूल गोप। मूल गोप एक कैप की तरह स्ट्रक्चर होता है, रूट कैप जिसे कहते हैं, जो मूल के शीर्ष की रक्षा करता है, मूल के शीर्ष की रक्षा करता है। उसके बाद आता है विभज्योतकी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आता है, विभज्योतकी क्षेत्र। इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं निरंतर विभाजित होती हैं, निरंतर विभाजित होती हैं। इन कोशिकाओं का जो प्रोटोप्लाज्म होता है सघन होता है, ये सब बातें थोड़ा डिटेल हो जाएंगी। विभज्योतकी क्षेत्र के पीछे आता है दीर्घीकरण क्षेत्र। दीर्घीकरण की जो क्षेत्र की कोशिकाएं होती हैं वो लंबाई बढ़ाती हैं। इसके बाद दीर्घीकरण के बाद आता है परिपक्वन क्षेत्र, मैचुरेशन रीजन। परिपक्वन क्षेत्र जो होता है वो पौधे की चौड़ाई को बढ़ाता है। परिपक्वन क्षेत्र में ही मूल रोम पाया जाता है, रूट हेयर, जो जल और खनिज का अवशोषण करता है। तो यहाँ पर क्या लिखें कि दीर्घीकरण में मूल क्षेत्र पाया जाता है, नहीं, मूल रोम तो परिपक्वन में पाया जाता है, यानी ये क्वेश्चन, ये लाइन तो गलत है, हमें सही कथन ढूंढना है। राइजोफोरा में न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं, अभी आपने पढ़ा, सही है। बरगद के वृक्ष में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। बरगद और घास में अपस्थानिक जड़ होती हैं। गन्ना तथा मक्का में स्तंभ जड़ें, स्तंभ जड़ें नहीं पाई जाती। स्तंभ जड़ें किस में पाई जाती हैं, बरगद में पाई जाती हैं। गन्ना मक्के में कौन सी जड़ पाई जाती है, अवस्तंभ जड़ पाई जाती है। अवस्तंभ यानी स्टिल्ट रूट पाई जाती हैं, स्टिल्ट रूट पाई जाती हैं। तो ये भी गलत है, बी और सी बिल्कुल सही है, बी और सी, ऑप्शन डी लगा दीजिए। नेक्स्ट, आधार से मूल शीर्ष तक जड़ के क्षेत्र को बताइए। अभी मैंने आपको बताया था कि आधार से मूल शीर्ष से स्टार्ट होता है मूल गोप के बाद विभज्योतकी, विभज्योतकी के बाद दीर्घीकरण, दीर्घीकरण के बाद परिपक्वन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आधार से मूल शीर्ष तक बताना है, यानी हमें आधार से मूल शीर्ष तक, यहां तक। तो हमने मूल शीर्ष से बताया, मूल शीर्ष पर क्या होता है, रूट कैप, फिर क्या होता है विभज्योतकी, फिर क्या होता है दीर्घीकरण, फिर क्या होता है परिपक्वन। तो ये आधार से पूछ रहे हैं, तो आधार से क्या बताएंगे, पहले परिपक्वन, फिर दीर्घीकरण, फिर
कोशिका विभाजन क्षेत्र यानी विभज्योतिकी क्षेत्र, और फिर मूल गोप। तो आधार से मूल शीर्ष तक क्या बताओगे? परिपक्वन क्षेत्र, फिर कोशिका विभाजन नहीं आता, दीर्घीकरण आता है। परिपक्वन क्षेत्र लंबाई में बढ़ाने वाला क्षेत्र, बिल्कुल सही बात, कोशिका विभाजन क्षेत्र, यही ऑप्शन सही होगा। देखो परिपक्वन क्षेत्र सबसे पीछे होगा, इससे पहले होता लंबाई में बढ़ाने वाला क्षेत्र जिसे हम दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं, और उसके बाद आता है कोशिका विभाजन क्षेत्र यानी हम क्या कहेंगे? विभज्योतिकी क्षेत्र। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। लेग्यूमिनस पौधों में पाई जाती है। लेग्यूमिनस पौधा क्या होता है? दालों वाली फसलों को कहते हैं, दालों वाली फसल, जैसे चना अरहर, इन सभी के जड़ जो होती हैं वो ग्रंथिल होती हैं। ग्रंथिल का मतलब होता है नोड्यूल पाया जाता है। इन नोड्यूल्स में नाइट्रोजन स्थिरीकारक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, अमोनिया नाइट्राइट नाइट्रेट में बदलते हैं। तो ग्रंथिल जड़ें पाई जाती हैं, ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकारक बैक्टीरिया कहाँ पाई जाती हैं? लेग्यूमिनस पौधों को जड़ों में। निम्न में से किसकी जड़ें जल अवशोषण में नगण्य कार्य करती हैं? जड़ का मुख्य कार्य तो जल का, खनिज लवण का अवशोषण करना होता है, लेकिन किसकी जड़ें इनका इस कार्य में नगण्य है? तो वो होंगी जलीय पौधा। जलीय पौधे जो पूरी तरीके से जल में ही हैं, तो उन्हें सारी कोशिकाओं को जल वैसे ही प्राप्त होती रहेंगी साधारण विसरण की तरह, तो जल की आवश्यकता नहीं होती। यानी पिस्टिया, आइकॉर्निया, ये सब जलीय पौधे हैं जिन्हें जड़ की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन ए। शकरकंद किसका रूपांतरण है? अगर हम बात करें शकरकंद की या गाजर की या सलजम की, तो ये सभी जड़ के रूपांतरण हैं। और उसमें भी मैं बता दूं कि ये जो गाजर और सलजम है आपके फिगर में दिया गया है एनसीईआरटी में, ये मूसला जड़ के रूपांतरण है। वहीं अगर हम बात करें शकरकंद की, तो शकरकंद अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो शकरकंद किसका रूपांतरण है? जड़ का, यानी मूल का, ऑप्शन बी। कौन सा मूल का उत्पाद नहीं है? मूल का उत्पाद नहीं है। चुकंदर है, गाजर भी है, मूली भी है, आलू। आलू जो होता है वो तना होता है, तना का रूपांतरण होता है। आलू तना का रूपांतरण होता है। जड़ का रूपांतरण कौन है? गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर और शकरकंद। देखो आलू और शकरकंद एक दूसरे के जैसे ही लगते हैं। शकरकंद जानते हैं ना, गंजी जिसे कहते हैं, आने वाला है त्योहार गणेश चतुर्थी, उसमें बनाते हैं ना, पूजा करते हैं उसकी। तो शकरकंद आलू एक जैसा लगता है, लेकिन शकरकंद जड़ है, आलू तना है। अगर मैं बात करूं तने के रूपांतरण भोजन संचय के संदर्भ में, भोजन संचय के लिए, तो उसका एक ट्रिक है। हद कर दी आपने, पिक्चर देखा है आपने, हद कर दी आपने, ये पिक्चर आपने देखा है, तो उसी में से ले लो। हा से हल्दी हो गया, हद से हल्दी, का से होता है केसर, ये भी तने का रूपांतरण है। दी से आदि, आदि मतलब अदरक, ठीक है, अदरक भी उसी का है। आ से आलू, ये सभी आलू, अदरक, केसर, हल्दी, ये सभी तने का रूपांतरण होते हैं भोजन संचय के लिए। नेक्स्ट, किसका तना संग्रहण और चिरजीवन में भाग लेता है? अगर हम बात करें तने के संग्रहण का, तो गेहूं होगा नहीं, मूंगफली होगा नहीं, मूली तो जड़ होता है। अदरक, अभी मैंने बताया था कि अदरक क्या है? तने का रूपांतरण है, और ये चिरजीवन में भाग लेता है। यानी हम अदरक के इसी भाग से क्या कहते हैं, जिसमें भोजन का संग्रह होता है, जिसे हम राइजोम कहते हैं, प्रकंद कहते हैं, जिसको हम कूच कर डालते हैं चाय में, वो उस पौधे का प्रकंद भाग होता है, राइजोम। उसको हम दूसरे पौधे को बनाने में भी प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इसे हम चिरजीवन भी कहते हैं। नेक्स्ट, बोगनविलिया में कांटे रूपांतरित होते हैं। अगर हम कांटों की बात करें तो कांटे तने से भी बनते हैं और पत्ती से भी बनते हैं। देखेंगे कि तने से कांटे किस में बनते हैं? तो तने से कांटे बनते हैं सिट्रस में और बोगनविलिया में। अगर हम बात करें पत्ती में कांटे किस में बनते हैं, तो पत्ती से कांटे किस में बनते हैं? कैक्टस में, ओपनसिया में और यूफोर्बिया में। ये सब नागफनी प्रजाति के पौधे हैं, ठीक है, जो कहाँ पाए जाते हैं? शुष्क क्षेत्र में, जहां पर जल की बहुत कमी होती है। तो शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं,
तो वहां पर जल की कमी होती है, तो ये पत्ती नहीं बनाते। पत्ती बनेगा तो भैया वाष्पोत्सर्जन होगा, जल बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। और जो इनके तने होते हैं, तने भोजन निर्माण का काम करने लगते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण का काम कौन करता है? इनमें तना करता है। प्रकाश संश्लेषण का काम कौन करता है? तना करता है। तो यहां पर देखिए बोगनविलिया में कांटे रूपांतरित होते हैं तने में, ठीक है, तने से कांटे रूपांतरित होते हैं। सी नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा? मरुस्थलीय पौधा। मरुस्थलीय पौधा मतलब वही शुष्क पौधा, नागफनी वगैरह, जिसका स्तंभ चपटी हरी मांसल संरचना में परिवर्तित हो जाता है। स्तंभ मतलब उसका तना। तो अभी बताए थे कि चपटा हरी मांसल संरचना यानी प्रकाश संश्लेषण करने के लिए अनुकूल हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूल हो जाता है। तो किसका? मरुस्थलीय पौधों का उदाहरण बताइए। ओपनसिया, कैक्टस, यूफोर्बिया, ये सभी है। तो ओपनसिया लगा दीजिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तने का रूपांतरण नहीं है? नेपंतीज का घट, ये पत्ती का रूपांतरण होता है, कीट भक्षी पौधों में पाया जाता है, याद कर लीजिए, कीट भक्षी पौधों में पाया जाता है। सिट्रस में कांटे, बिल्कुल सही बात है, ये तने का रूपांतरण होता है, ठीक है, तने का रूपांतरण होता है। बोगनविलिया में कांटा, तने का रूपांतरण होता है। हमें रूपांतरण नहीं है तो पत्ती यही होगा, निपंथीज, तने का रूपांतरण नहीं, पत्ती का रूपांतरण होता है, ऑप्शन ए सही। अगर हम बात करें खीरे के पतान और अंगूर की लताएं और कद्दू वर्गीय जितने भी पौधे हैं, कद्दू वर्गीय पौधे, इनमें जो प्रतान निकलती है, प्रतान का मतलब होता है टेंड्रिल्स। टेंड्रिल जानते हैं क्या होता है? जैसे इनके जो तने हैं इस पौधे के, मान लो कि इन कद्दू वर्गीय पौधों के जो तने हैं वो अपने साथ ऐसे ऐसे रिंग जैसी संरचना बनाते हैं, ऐसे आपने देखा होगा। तो ये अपने आसपास लकड़ी कड़ी से पकड़ लेती हैं, उसको जड़ पकड़कर ऊपर चढ़ने का प्रयास करती हैं, तो ये कहलाती है टेंड्रिल्स। तो तने द्वारा, तने से टेंड्रिल प्रतान का निर्माण होता है खीरे, अंगूर, कद्दू वर्गीय पौधों में। अच्छा, प्रतान यानी टेंड्रिल का निर्माण, टेंड्रिल का निर्माण पत्ती द्वारा भी होता है। तो किसमें होता है? मटर में। मटर के पौधे में जो टेंड्रिल्स होती हैं वो पत्ती का रूपांतरण होती हैं। ओपनसिया की चपटी संरचना, ये भी तना है, यानी सिट्रस के कांटे तना है, खीरा के प्रतान तना है, ओपनसिया की चपटी तना है। नेपंतीज का जो घट होता है ये पत्ती का रूपांतरण होता है। घट का मतलब होता है ऐसे एक संरचना बनती है जो कीड़ों को उसमें फंसाने के लिए होती है, वो पत्ती का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं? अभी बताए थे पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं मरुस्थलीय पौधों में। मरुस्थलीय पौधों का उदाहरण क्या है? कैक्टस, यूफोर्बिया और ओपनसिया। देख डालिए, ओपनसिया में ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तने का रूपांतरण नहीं है? तो ये तो हो गया क्वेश्चन, नेपंथीज का घट, ठीक है। नेक्स्ट, त्रिज्या सम्मित किसके पुष्पों में पाई जाती है? त्रिज्या सम्मति की बात करें, एक्टिनोमार्फिक, तो इसका एग्जाम्पल होता है आपका क्या कहते हैं, सरसों, धतूरा और मिर्च। सरसों, धतूरा, मिर्च, ये तीनों के तीनों एक्टिनोमार्फिक होते हैं। सरसों जिसे हम मस्टर्ड कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस। तो ब्रासिका मस्टर्ड का नाम है, ऑप्शन बी, जो कि एक्टिनोमार्फिक होता है। अर्ध अधोवर्ती अंडाशय किसका अभिलक्षण है? यानी हम क्या कहेंगे? परिजायांग, ठीक है, हाइपोजिनस फ्लावर। तो अधोवर्ती अंडाशय एग्जाम्पल होता है प्लम, रोज, पीच का। प्लम जिसे क्या कहते हैं? आलू बुखारा, ऑप्शन डी। परिजायांग पुष्प, अब देखिए परिजायांग, प्लम, रोज, पीच, तो रोज भी आ रहा है, पीच भी आ रहा है, ऑप्शन देख लीजिए। परिजायांग पूछा गया है, रोज यानी गुलाब, तो परिजायांग का उदाहरण आपने क्या क्या पढ़ा? प्लम यानी आलू बुखारा, रोज, गुलाब और पीच, ये तीन ऑप्शन है। नेक्स्ट, जब बाह्य दलपुंज या दलपुंज के किनारे बिना किसी विशेष दिशा से एक दूसरे को आच्छादित करते हैं तब इसे क्या कहते हैं?
कब इसे कहते हैं? कोर छादी। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। वैक्सिलरी जो होता है उसमें 5 दल कह सकते हैं, 5 दल होता है। इसमें एक बड़ा होता है, 2 छोटे, 2 उनसे छोटे। व्यावर्तित में एक दूसरे से ओवरलैप्ड होते हैं, ये भी ओवरलैप्ड ही होते हैं, लेकिन ओवरलैप्ड विदाउट डायरेक्शन, बिना किसी दिशा के ही ओवरलैप्ड होते हैं किसी भी दिशा में। कोर स्पर्शी में क्या होते हैं? ये एक दूसरे से, सिरे एक दूसरे से टच करते हैं, सिरे एक दूसरे को छूती हैं। इसका एग्जाम्पल होता है मटर में, सेम में। कोर छादी का एग्जाम्पल है केसिया, गुलमोहर में। और व्यावर्तित का एग्जाम्पल है गुड़हल, भिंडी, कपास में। वही बात करें कोर स्पर्शी, इसका इकलौता एक एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस यानी मदार। नेक्स्ट, द्विसंगी पुंकेसर किस में पाए जाते हैं? तो द्विसंगी पुंकेसर विशेषता होती है मटर की। वही बात करें अगर हम चाइना रोज यानी गुड़हल की, तो गुड़हल में एक संघी पुंकेसर होता है। वही बात करें नींबू जो कि सिट्रस फैमिली से बिलोंग करता है, इसमें होता है पॉलीएंड्रस कंडीशन, यानी बहुसंघी होता है, एक से अधिक पुंकेसर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुसंघी पद किससे संबंधित है? तो बहुसंघी पॉलीएंड्रस ये पुमंग से संबंधित है, यानी कितने पुमंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट, स्तंभीय बीजांडन्यास किसमें होता है? तो स्तंभीय बीजांडन्यास पाया जाता है नींबू में, टमाटर में और गुड़हल में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी। अगर हम बात करें मटर की, तो मटर में पाया जाता है सीमांत बीजांडन्यास। आर्जीमोन और सरसों में पाया जाता है भित्तीय। ठीक है, बात करें डायंथस और प्राइमरोज की, तो इसमें होता है केंद्रकीय बीजांडन्यास। और इसके अलावा एक और बीजांडन्यास होता है आधारी। आधारी में एक ही बीजांड पाया जाता है जो कि विशेषता है सनफ्लावर की, और साथ ही साथ गेंदा की। इन दोनों में आधारी बीजांडन्यास पाया जाता है। नेक्स्ट, उस बीजांडन्यास को क्या कहा जाता है जिसमें बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर या परिधीय पर पाया जाता है? तो इसे हम भित्तीय कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मुक्त अक्षीय बीजांडन्यास किस में पाया जाता है? तो मुक्त अक्षीय यानी ये क्या है? केंद्रकीय है, फ्री सेंट्रल जिसे कहते हैं। अभी बताए थे, इसके एग्जाम्पल क्या है? प्राइमरोज और डायंथस। देखिए प्राइमरोज और डायंथस में केंद्रकीय होता है, तो ढूंढ डालिए। डायंथस दिया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नारियल का फल किस प्रकार का फल होता है? नारियल और आम ये दोनों ही अस्थिल फल होते हैं, ड्रूप फल कहते हैं इसे, जिनमें केवल एक ही बीज होता है, ड्रूप फल। नाभिका कहाँ पर एक निशान होता है? नाभिका जिसे हम हाइलम कहते हैं, ये बीज पर जहां बीजांड वृंत जुड़ा रहता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ए, बीज जहां पर अपने बीजांड से बीजांड वृंत पे जुड़ा होता है, वहीं पर ये हाइलम संरचना पाई जाती है। हाइलम के ऊपर बीजांड द्वार स्थित होता है। मक्के के दाने के बीज पत्र को क्या कहा जाता है? चूंकि मक्का एक बीज पत्री है और एक बीज पत्री में केवल एक ही बीज पत्र पाया जाता है, जिसे स्कूटेलम कहते हैं। स्कूटेलम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गेहूं के दाने के भ्रूण में एक बड़ा ढाल के आकार का बीज पत्र होता है, ये क्या कहलाता है? ढाल के आकार का बीज पत्र गेहूं है। गेहूं क्या है? एक बीज पत्री। तो एक बीज पत्री पौधे में जो भ्रूण पत्र होता है, बीज पत्र होता है, कोटिलेडॉन, उसे हम स्कूटेलम कहते हैं, ऑप्शन सी।
पैपिलियोनेसी में दलपुंज में मानक दल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पैपिलियोनेसी जो कि वैक्सिलम दर्शाता है, वैक्सिलरी, ऑप्शन बी, वैक्सिलरी बीजांडास पाया जाता है। त्रिकोष्ठकी एवं युक्तांडपी जायांग किसके पुष्प में होता है? त्रिकोष्ठकी एवं युक्तांडपी जायांग लिलिएसी के पुष्प में होता है। ये सब फैमिली आपको पढ़नी पड़ेगी तभी आप लगा पाओगे, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट, अपस्थानिक मूल पाई जाती है, तो अपस्थानिक मूल पाई जाती है घास और बरगद में, ए और बी। नेक्स्ट, मूल तंत्र का कार्य क्या है? मिट्टी से जल और खनिज का अवशोषण, मिट्टी में पौधे को जकड़ कर रखना, खाद्य पदार्थों का संचय, पादप नियमों का संश्लेषण, सभी कार्य हैं, उपरोक्त सभी लगा दीजिए। नेक्स्ट, मूल के क्षेत्रों का सही क्रम क्या है? पहले मूल गोप आता है, फिर विभज्योतिकी आता है, ये गलत है। मूल गोप, विभज्योतिकी, दीर्घीकरण, परिपक्वन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मूल का शीर्ष ढका होता है, मूल का शीर्ष किससे ढका होता है? मूल गोप यानी रूट कैप से, ऑप्शन सी। मूल गोप का कार्य क्या होता है? जब जड़ मृदा में प्रवेश कर रही होती है तो मूल के शीर्ष की रक्षा करता है, ठीक है? तो क्या लिखोगे? मूल शीर्ष की रक्षा करना इसका काम होता है। नेक्स्ट, मूल गोप का कार्य क्या है? जल का अवशोषण नहीं, मूल के कोमल शीर्ष की रक्षा, अभी बताया था, बी। नेक्स्ट, मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर का क्षेत्र, तो मूल गोप से ऊपर क्या पाया जाता है? विभज्योतिकी क्षेत्र, विभज्योतिकी क्षेत्र के ऊपर दीर्घीकरण क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र के ऊपर परिपक्वन क्षेत्र। कोशिकाएं बहुत छोटी पतली भित्ति वाली सघन जीवद्रव्य वाली होती है। देखिए, सघन जीवद्रव्य की बात आ जाए तो कोशिका विभाजन क्षेत्र वाली होती है, यानी विभज्योतिकी क्षेत्र की कोशिकाएं होती हैं, सी। इनकी भित्ति पतली होती है। नेक्स्ट, मूल की लंबाई में बढ़ाने वाले सहायक, तो लंबाई में कौन बढ़ाता है? दीर्घीकरण क्षेत्र, अभी बताए थे। चौड़ाई में कौन बढ़ाता है? परिपक्वन क्षेत्र। मूल विविधता तथा परिपक्वता किसमें आती है? मूल परिपक्वन क्षेत्र में, परिपक्वन प्रदेश की कोशिका में, ऑप्शन सी। मूल रोम किसमें पाया जाता है? अभी बताए थे, मूल रोम पाया जाता है परिपक्वन क्षेत्र में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं, जल और खनिज लवणों का अवशोषण मूल रोम की कोशिकाएं करती हैं, ऑप्शन ए। गाजर व सलजम जो भोजन संग्रह का कार्य करती हैं, किस प्रकार की जड़ हैं? बताए थे अभी, गाजर और सलजम मूसला जड़ के उदाहरण हैं। अपस्थानिक जड़ में आता है आपका शकरकंद, जो कि भोजन संचय का कार्य करता है। नेक्स्ट, अपस्थानिक जड़ का उदाहरण जो भोजन संग्रह का कार्य करता है, शकरकंद, गाजर, सलजम, सभी नहीं, एक मिनट, अपस्थानिक जड़ पूछा है ना, अभी तो बताएं, अपस्थानिक जड़ शकरकंद होता है, ए। प्रॉप रूट किसमें पाया जाता है? तो प्रॉप रूट बरगद में पाया जाता है। स्टिल्ट रूट किसमें पाया जाता है? मक्का, गन्ना में पाया जाता है। नेक्स्ट, तने की निचली गांठ से निकलती है, बताए हैं अभी, तने की निचली गांठ से कौन सी कुछ जड़ निकलती है? अवस्तंभ जड़, स्टिल्ट रूट, ऑप्शन डी। अवस्तंभ मूल का उदाहरण क्या है? मक्का और गन्ना दोनों, ऑप्शन सी। अब श्वसन मूल किसमें पाया जाता है? राइजोफोरा में, ये कई बार रिपीट हो गया। अनूप क्षेत्रों में अर्थात दलदली भूमि में बहुत सी मूल भूमि से ऊपर निकलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? निमोटोफोर कहते हैं, श्वसन मूल कहते हैं, ऑप्शन ए। राइजोफोरा में श्वसन मूल का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का ग्रहण करना, ऑप्शन बी। मूल व प्ररोग का निर्माण किससे होता है? मूल का निर्माण होता है मूलांकुर से, प्ररोग का निर्माण प्रांकुर से, ऑप्शन ए। तने का वह क्षेत्र जहां से पत्तियां निकलती हैं तो वो होता है पर्व यानी नोड। तने पर कलिकाएं पाई जाती हैं, तने पर दोनों परकलिकाएं अंतस्थ और कक्षीय पाई जाती हैं, यानी ऑप्शन सी लगाएंगे। गलत कथन का चयन करिए। जब तना शैशव अवस्था में होता है तो वो प्रायः हरा होता है, सही है। जब तना अभी निकला ही है, नया निकला है, जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे होते बड़े सुंदर होते हैं, तो वैसे ही तना जो निकलता है वो भी एकदम हरा भरा होता है। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होते होते बेकार लगने लगता है, घटिया लगने लगता है, वैसे ही इनके जो तने हैं वो बाद में काष्ठीय और गहरे भूरे हो जाते हैं। तो ये सही लाइन है। तने का कार्य है जल खनिज लवण की सहायता से भोजन तैयार करना, भोजन तैयार नहीं करता है। खनिज लवण का अवशोषण तो करता है लेकिन भोजन का तैयार नहीं करता, ऑप्शन बी गलत आंसर। तने के प्रतान पतले कुंडलित होते हैं जो पौधे को ऊपर चढ़ाने में सहायक होते हैं। कहां से निकलते हैं? तो तने के प्रतान कक्षस्थ कलिका से निकलते हैं। तने के प्रतान देखे जा सकते हैं, बताए थे, तने के प्रतान कद्दू वर्गीय पौधों में देखे जा सकते हैं। खीरे के प्रतान, कद्दू के प्रतान
और अंगूर की लताएं। नेक्स्ट, तने का रूपांतरित भाग जो काष्ठीय सीधे और नुकीले कांटों में रूपांतरित होता है वो निकलता है कक्षीय कली से। नुकीले कांटे जो पशुओं से पौधों को बचाते हैं पाए जाते हैं सिट्रस बोगनविलिया दोनों में, ऑप्शन ए और बी। गूदेदार प्रकाश संश्लेषित तना, गूदेदार प्रकाश संश्लेषित तना, बताइए प्रकाश संश्लेषित तना बताए हैं ना, मरुस्थलीय पौधों में, कैक्टस, नागफनी, इन सभी में, यूफोर्बिया में, ऑप्शन ए। यूफोर्बिया, कैक्टस, ओपनसिया इन सभी में पाए जाते हैं प्रकाश संश्लेषित तना पाया जाता है, ओपनसिया, कैक्टस, यूफोर्बिया, उपरोक्त सभी। कायिक प्रवर्धन अंतःभूस्थारी, शकर किस में पाया जाता है, तो शकर पाया जाता है पुदीना में, मिंट में, चमेली में, ऑप्शन सी। भूस्थारी का ऑफसेट ये जलीय पौधों में पाया जाता है, पिस्टिया, आइकॉनिया इन सभी में, ए और बी। पत्तियां विकसित होती हैं, तो पत्तियां किससे विकसित होती हैं, तो ये होती हैं प्ररोह के शीर्षस्थ विभज्योतक से, तने का रूपांतरित भाग होती हैं पत्तियां। पत्तियां तने पर लगी रहती हैं, अग्राभिसारी क्रम में या तलाभिसारी क्रम में, तो ये होगा अग्राभिसारी क्रम में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक प्रारूपी पत्ती के भाग पर्णाधार, पर्णवृंत, स्तरिका तीनों है, पेटियोल और पर्णवृंत को क्या कहते हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना। नेक्स्ट, पत्तियां तने से किसकी सहायता से जुड़ी होती हैं, तो पत्तियां तने से पर्णवृंत की सहायता से जुड़ी होती हैं, ऑप्शन ए। पर्णाधार के आधार पर दो पार्श्व छोटी पत्तियां निकल आती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, तो पर्णाधार के आधार पर जो दो पार्श्व छोटी पत्तियां निकलती हैं उन्हें अनुपर्ण कहते हैं, स्टिप्यूल्स कहते हैं, ऑप्शन ए। पर्णाधार चादर की तरह फैलकर तने को पूरा अथवा आंशिक रूप से ढक लेती हैं, तो जो पर्णाधार होती हैं वो तने को ढक लेती हैं। गन्ना, मक्का, एक बीजपत्री पौधों में देखो ना, कभी आपको उनमें तना सही से दिखाई देता है, नहीं, वो पत्तियों से ढक जाती हैं, पत्तियों के पर्णाधार से ढक जाती हैं, ऑप्शन बी। कुछ लेग्यूमी तथा कुछ अन्य पौधों में पर्णाधार फूल जाता है, ऐसे पर्णाधार को क्या कहते हैं, पल्वाइनस, ठीक है, ऑप्शन ए। ये सब याद करने वाली चीजें हैं। गलत कथन का चयन करिए। पर्णवृंत पत्ती की को इस तरह से जाता है कि अधिकतम सूर्य प्रकाश मिल सके, बिल्कुल सही। पर्णवृंत स्तरिकों को हवा में हिलाता रहता है जिससे ताजी हवा पत्ती को मिलता रहे, सही। स्तरिका के मध्य एक सुस्पष्ट सिरा होता है जिसे मध्य सिरा कहते हैं, सही। स्तरिका पत्ती का हरा तथा फैला हुआ भाग होता है जिसमें पर और परसंधियां, ये तो तने में पाया जाता है, ऑप्शन डी गलत आंसर है। नेक्स्ट, सिराएं पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती हैं, सही बात है। सिराएं जल और खनिज तथा भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की तरह कार्य करते हैं, सही है। पौधों में स्तरिका की आकृति, उसके सिरे, चोटी, सतह तथा कटाव एक समान होते हैं, गलत बात है। अलग अलग पौधों में भिन्न भिन्न आकार के हो सकते हैं। पत्ती पर सिरा और सिराकाओं के सिरा विन्यास को कहते हैं, चाहिए, यही गलत है, ठीक है, ऑप्शन सी। जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है, तो जालिकावत सिरा विन्यास यानी हम कह सकते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, जिसमें पत्ती कुछ इस तरह से होती है जिसमें कई सारे इस तरह से जाल फैले होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं जालिकावत सिरा, सिरिकाएं इस तरह से पाई जाती हैं, इसे कहते हैं जालिकावत। तो ये एग्जाम्पल है द्विबीजपत्री पौधे का। एक और पत्ती होती है जिसमें जो ये सिराएं होती हैं वो ऐसे समानांतर होती हैं, ऐसे घास आस में देखे होंगे आप, या आप मक्के में भी देखे होंगे, गन्ने में भी देखे होंगे, ऐसी पत्तियां पाई जाती हैं, तो ये कहलाती हैं समानांतर, पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। ये एग्जांपल है एक बीजपत्री का। तो समानांतर सिरा विन्यास किसकी विशेषता है, अभी बताएं, एक बीजपत्री का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जब पत्ती की स्तरिका अच्छिन्न हो अथवा कटी हुई लेकिन कटाव मध्य सिरा तक न पहुंचे, कटाव जब मध्य सिरा तक नहीं पहुंचता तो उसे हम सरल पत्ती कहते हैं, और अगर यही कटाव मध्य सिरा तक पहुंच गया तो उसे हम संयुक्त पत्ती कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पत्ती की स्तरिका का कटाव मध्य सिरा तक पहुंचे और पत्रकों में टूट जाए तब इसे क्या कहते हैं, संयुक्त पत्ती, कंपाउंड लीफ। नेक्स्ट, संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में कली पाई जाती है, गलत बात है। पत्रकों के कक्ष में नहीं पाई जाती बल्कि उसके लीफ बेस पर पाई जाती है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। बाकी चाहे सरल पत्ती हो, सरल पत्ती में जितनी भी पत्तियां हैं सबकी जो कक्ष हैं उसमें कली पाई जाती है। नेक्स्ट, हस्ताकार संयुक्त पत्तियों के उदाहरण हैं, हस्ताकार संयुक्त पत्ती का उदाहरण है सिल्क, कॉटन, वृक्ष। नेक्स्ट, तने अथवा शाखा पर पत्तियों के विन्यासित रहने के क्रम को, तने अथवा शाखा पर पत्तियों के विन्यासित रहने के क्रम को क्या कहते हैं, पर्ण विन्यास। पर्ण का मतलब होता है पत्ती, विन्यास का मतलब क्रम। एकांतर पर्ण विन्यास किसमें पाया जाता है, एकांतर पर्ण विन्यास पाया जाता है
तो एकांतर पर्ण विन्यास गुड़हल में भी पाया जाता है, सरसों में भी, सूर्यमुखी में भी, यानी उपरोक्त तो डी लगाएंगे। सम्मुख पर्ण विन्यास तो ये पाया जाता है कैलोट्रोपिस अमरूद, ऑप्शन ए और बी दोनों में। एक ही गांठ पर दो से अधिक पत्तियां निकलती हैं और वे चारों ओर एक चक्कर सा बनाती हैं, तब इसे क्या कहते हैं? होल्ड, यानी एल्स्टोनिया में पाई जाती हैं। पत्तियां ऊपर चढ़ने के लिए प्रतान में रूपांतरित हो जाती हैं। अभी बताया था कि प्रतान पत्ती का रूपांतरण है किसमें? मटर में, ऑप्शन ए। पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, कैक्टस में, सब बता चुके हैं। पत्तियों में भोजन संचित रहता है, प्याज और लहसुन दोनों में। पर्णवृंत भोजन बनाने का कार्य करता है, पर्णवृंत भोजन बनाने का कार्य करता है। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में, सही है, पर्णवृंत जो होता है वो भोजन बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट, पत्ती घड़े के आकार में रूपांतरित होती है, तो बताया था कीटभक्षी पौधों में। घटपर्णी भी कीटभक्षी पौधा है, वीनस फ्लाईट्राइप भी है, यूट्रिकुलेरिया भी है, ठीक है, ऑप्शन सी लगाएंगे। पुष्प अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं? पुष्प अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्प क्रम, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, ऑप्शन डी। गलत कथन का चयन करिए। पुष्प एक रूपांतरित तना है, सही है। तना का शीश ज्योति की पुष्पीय उपज्योति में परिवर्तित होता है, सही है। जब प्ररोह शीश पुष्प में परिवर्तित होता है वह सदैव अकेला होता है, सही है। ससीमाक्षी पुष्पक्रम के प्रमुख अक्ष में सतत वृद्धि होती है, सतत वृद्धि नहीं होती है, सीमित वृद्धि होती है, ठीक है, यही ऑप्शन आपका गलत है, सी। नेक्स्ट, पुष्पवृंत रिसेप्टिकल को और किस नाम से जाना जाता है? तो रिसेप्टिकल को थैलेमस के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पुष्प के सहायक चक्र कौन है? वाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग, पुष्पासन, उपरोक्त सभी। आपने पढ़ा है कि सबसे नीचे होता है वाह्य दलपुंज, ठीक है, उसके बाद होते हैं बड़ी पंखुड़ियां जिन्हें हम क्या कहते हैं? दलपुंज, और उसके बाद होता है एक होता है स्त्री केस और एक होता है पुमंग। तो ये सभी पुष्प के भाग। जब वाह्य दलपुंज दलपुंज में अंतर ना किया जा सके तब उसे हम परिदलपुंज कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिली में। नेक्स्ट, परिदलपुंज पाया जाता है, अभी बताएं, लिली में। त्रिज्या सममित पुष्प के उदाहरण, तो इसका है सरसों, धतूरा, मिर्च, तीनों त्रिज्या सममित, अभी बताया था, एक्टिनोमार्फिक। एक व्यास सममित पुष्प, मटर, गुलमोहर, केसिया, उपरोक्त सभी। असम्मित पुष्प के उदाहरण, केन्ना, केन्ना का जो पुष्प होता है वो असम्मित होता है। पुष्पवृंत के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम सहपत्र कहते हैं। नेक्स्ट, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती सुपीरियर ओवरी किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अधोजायांग में, हाइपोजिनस में। अंडाशय मध्य में होता है तो अधोजायांग में, इपिजिनस में। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है। सरसों, गुड़हल, बैंगन, तीनों में। एक मिनट, इसके पहले के कुछ क्वेश्चंस को देखें, कुछ गलती हुई है यहाँ पर। पुष्प के सहायक चक्र पूछे गए हैं ना, तो सहायक चक्र केवल वाह्य दलपुंज दलपुंज होता है, ये और ये वाह्य दल और दल, ये सहायक चक्र होते हैं। जबकि स्त्री केसर और पुमंग जो होता है वो होते हैं आवश्यक चक्र, क्योंकि ये जनन में सीधा भाग लेते हैं। गलती हो गई स्पीड के चक्कर में। नेक्स्ट, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है, ठीक है। अंडाशय मध्य में होता है, तो मध्य में परिजायांग में होता है, अधिजायांग में इंफीरियर होता है, नीचे होता है, ठीक है। अधोवर्ती अंडाशय पाया जाता है सूरजमुखी के अर्ध पुष्पक में। गलत कथन का चयन करिए। वाह्य दल पुष्प की कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है, वाह्य दल, सही है। दल चमकीले होते हैं, परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं, सही। जुड़े हुए वाह्य दल को पृथक वाह्य दल कहते हैं, नहीं, इसे संयुक्त वाह्य दल कहते हैं, गैमोसिप्लस कहते हैं, ऑप्शन सी गलत है। पुष्पकली में उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष वाह्य दल तथा अथवा दल के लगे रहने के क्रम को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पुष्प दल विन्यास, ऑप्शन ए। जब चक्र के वाह्य दल अथवा दल एक दूसरे को किनारे को केवल स्पर्श करते हैं तब उसे हम कोर स्पर्शी कहते हैं, ऑप्शन डी। किसी दल अथवा वाह्य दल का किनारा अगले दल पर दूसरे अतिव्याप्त हो,
जब ओवरलैप्ड होता है तो उसे हम कोर छादी कहते हैं, सॉरी व्यावर्तित कहते हैं। बी, जब डायरेक्शन ना हो तब उसे हम कोर छादी कहते हैं। उसकी कोई जब डायरेक्शन ना हो, दिशा ना हो, तब हम कोर छादी कहते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, परागकोश प्रायः द्विपालिक होता है जिसमें प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन बी। परागकणों का निर्माण होता है परागकोश में। बंद पुंकेसर कहलाते हैं, स्टेमिनोड कहलाते हैं। परिदलग्न पुष्प का उदाहरण, परिदलग्न लिली में पाया जाता है। एक संगी पुंकेसर के उदाहरण अभी बताए थे, गुड़हल होता है। द्विसंगी का मटर होता है, ठीक है। और पॉलियंडस कंडीशन होता है सिट्रस में। द्विसंगी पुष्प के उदाहरण अभी बताए थे मटर में। बहुसंगी पुष्प के उदाहरण आपको बताए थे सिट्रस में। अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को क्या कहते हैं? बीजांडन्यास कहते हैं, प्लासेंटेशन। जब बीजांडसन अक्षीय होता है और बीजांड बहुकोष्ठकीय अंडाशय पर लगे रहते हैं, अक्षीय हो और बहुकोष्ठकीय अंडाशय पर लगे हों, तब इसे हम कहेंगे स्तंभीय, ठीक है। नेक्स्ट, अधर सीमान बनाता है तो ये होगा सीमांत। मटर का उदाहरण, परागकोश द्विपालिक, प्रत्येक पालिक में 2 कोष्ठ, ये तो रिपीट हो गया। बिना निषेचन के विकसित फल को अनिषेक फल। अस्थिल फल, आम, नारियल बता चुके हैं, ए और बी दोनों। एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय का उदाहरण, एकांडपी मतलब सिर्फ एक ही अंडप हो तो वो आम और नारियल होगा। ऑप्शन डी। आम का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो ये होता है मध्य फल भित्ति। नारियल में मध्य फल भित्ति कैसी होती है? रेशेदार होती है। आम की भीतरी फल भित्ति कठोर पथरीली होती है, जो गुसली होती है उसकी भित्ति। बीजावड़ की बाहरी परत को क्या कहते हैं? बीजावड़ी की बाहरी परत को टेस्टा टेगमेन, टेस्टा यानी बीज चोल कहते हैं, ठीक है। टेगमेन अंदर की होती है, ये अंदर की होती है। बीजावड़ की भीतरी सतह को बताएं टेगमेन। बीजावड़ पर एक चिन्ह होता है जिसके तरफ बीज फल से जुड़ा होता है, नाभिका, हाइलम, पहले भी आया था। प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर एक छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। ऑप्शन ए। बीज पत्रों में संचित होता है भोजन, खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट, भ्रूणपोष भोजन संचय करने का काम करता है कैस्टर में, एंडोस्पर्म। अब भ्रूणपोषी बीजों के उदाहरण जिसमें भ्रूणपोष ना पाया जाए, चना, सेम, मटर, दो तीनों है द्विबीजपत्री में। भ्रूणपोषी बीज का उदाहरण अरंड है, कैस्टर। एक बीजपत्री बीज के बीजपत्र को क्या कहते हैं? स्कूटलम, बताए हैं आपको। बस थक गए हम भी, कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन हो गया इसमें। उम्मीद है कि ये सारी क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाएंगे। इसको तैयार कर लीजिएगा और नेक्स्ट जो भी चैप्टर हो उसको जल्दी ही कराया जाएगा। धन्यवाद।